हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फिजिक्स क्लास 10 का एक चैप्टर द ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड। यह इस चैप्टर का पार्ट 3 है। इसके पहले हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 बना चुके हैं। आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो उसमें हम दोस्तों द ह्यूमन आइज यानी मानव नेत्र के पार्ट के बारे में बताए हैं, उसके अंग क्या होते हैं ये सब बताए हैं। और दूसरे पार्ट में उसके जो दोष होते हैं उसके कारण और उसके निवारण के बारे में हम बताए हैं। इसमें दोस्तों यह इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। तो इसमें हम ग्लास प्रिज्म यानी कांच का प्रिज्म और इंद्रधनुष जिसे रैम्बो कहते हैं और स्कैटरिंग ऑफ लाइट तीनों को डीपली में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। पहले देखते हैं ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म क्या होता है, जिसे हम कांच का प्रिज्म कहते हैं। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते होंगे, जो ग्लास प्रिज्म होता है, कांच के तीन अगर परतों को हम लोग एक त्रिभुजाकार आकार में जोड़ दें तो उसे ही हम कांच का प्रिज्म कहेंगे। अगर मान लीजिए आप कि यदि अगर एक परत ऐसे जोड़ दें, यह कांच का परत है, एक परत ऐसे और एक परत नीचे से जोड़ दें, तो ये जो तैयार होगा इसे ही हम क्या कहेंगे, प्रिज्म कहेंगे। इसे ही हम प्रिज्म कहेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते होंगे, यदि एक प्रिज्म में एक सफ़ेद प्रकाश की किरण, एक सफ़ेद की प्रकाश की किरण यदि इससे टकराती है तो क्या होती है, ये प्रिज्म का बेस होता है जिसे आधार बोलते हैं। ये आधार होता है। यदि कोई किरण, यदि कोई प्रकाश की किरण एक प्रिज्म से टकराती है तो उसके आधार की तरफ झुक जाती है। मतलब इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन क्या करेगी, ये ऐसे जाएगी, ये इसके प्रिज्म की तरफ झुक जाएगी। तो दोस्तों जैसा कि आप जान रहे हैं, जब एक प्रकाश की किरण एक प्रिज्म से होकर जाती है तो उसके आधार की ओर झुक जाती है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। जैसा कि दोस्तों आप इस फिगर में देख रहे हैं, यही है ग्लास प्रिज्म। इसे ही हम ग्लास प्रिज्म कहते हैं, ग्लास प्रिज्म कहते हैं, जिसे हम कांच का प्रिज्म कहते हैं। यही ग्लास का प्रिज्म होता है। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको पहले बताया हूँ, जब एक प्रकाश की किरण एक प्रिज्म से होकर टकराती है तो वो उसके बेस की ओर यानी आधार की ओर झुक जाती है। जैसा दोस्तों आप मान लीजिए, यदि एक यह प्रिज्म है, यदि यह एक कांच का प्रिज्म है, अगर इससे कोई भी किरण, आपतित किरण मान लीजिए टकराती है तो किसी ना किसी कोण पे टकराएगी। ये मान लीजिए हम इससे मान लेते हैं, ये जो है आपतित कोण बना रही है, आपतित कोण, आपतित कोण बना रही है। और इससे जो ये बेस की ओर झुकेगी, क्योंकि इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये क्या करेगी, बेस की ओर झुक जाएगी। और बेस की ओर झुकते हुए जो ये उभरेगी, यह उभरती हुई किरण, यह जो कोण बनाएगी, इन दोनों के बीच के कोण को ही हम लोग दोस्तों कहेंगे विचलन कोण। यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि विचलन कोण क्या होता है, तो दोस्तों आप बताएंगे आपतित कोण और उभरतित कोण के अंतर को ही विचलन कोण कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। तो दोस्तों अब तक जो देखें वो कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन अब जो देखेंगे यह इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, यह इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों जैसा आप जानते होंगे, प्रकाश का फैलाव, डिस्पेरेशन ऑफ लाइट, डिस्पेरेशन ऑफ लाइट। यदि कोई किरण, यदि कोई सफ़ेद किरण एक प्रिज्म से होकर जाती है तो वह 7 रंगों में बढ़ जाती है। तो दोस्तों जैसा आप फिगर में देख रहे होंगे, यह क्या है, यह एक ग्लास का प्रिज्म है। यदि इससे कोई एक सफ़ेद किरण होकर जाती है तो वह 7 रंगों में होकर फैल जाती है। तो दोस्तों इसमें जो झुकाव होता है, जो इसका झुकाव होता है यानी फैला होता है, वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। जिसकी तरंग दैर्ध्य अधिक होता है उसकी झुकाव कम होता है, उसका फैलाव कम होता है। जिसका झुकाव कम होता है उसका तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, लेकिन जिसका तरंग दैर्ध्य कम होगा उसका झुकाव अधिक होगा। तो रेड का जो होता है फ्रीक्वेंसी यानी तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, इसलिए ये कम झुकती है। और जो वायलेट यानी जो ब्लू होता है, इसका जो झुकाव होता है, इसका जो झुकाव होता है यानी जो बैगनी कलर का होता है दोस्तों वायलेट, इसका झुकाव अधिक होता है क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम होती है। इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो आप लोग जान सकते हैं दोस्तों कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है।
तो दोस्तों जो रेड की फ्रीक्वेंसी होती है वो 7800 एंगस्ट्राम होती है, और जो ब्लू की फ्रीक्वेंसी होती है वो 3900 एंगस्ट्राम होती है। तो दोस्तों जो इसकी रेड की फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ही अधिक होती है, यह कम झुकता है। और जो वायलेट की फ्रीक्वेंसी होती है यानी लाल की फ्रीक्वेंसी 7800 होती है, और जो बैगनी कलर होता है उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है उसका 3900 होता है। और ये जैसे जैसे ऊपर जाता है, जैसे बैगनी कलर, आसमानी कलर, नीला कलर, हरा कलर और पीला कलर, ऑरेंज कलर यानी नारंगी कलर और लाल कलर, जैसे जैसे ये ऊपर जाता है दोस्तों वैसे वैसे उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी दोस्तों वैसे वैसे इनका झुकाव कम होगा, क्योंकि जिसका फ्रीक्वेंसी अधिक होगा उसका झुकाव भी कम होता है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए हम आगे देखते हैं। ये कुछ एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है दोस्तों। जैसे ये जो कलर में जो एक प्रकाश की किरण जब ग्लास प्रिज्म को पार करती है तो 7 रंगों में बढ़ती है, तो किस क्रम में बढ़ती है दोस्तों, उसे याद करने का क्रम है। हम लोग नीचे से याद करते हैं, जिसे हम लोग जो सीबीएसई वाले होते हैं वो विबग्योर कहते हैं। जो विबग्योर होता है मतलब इससे वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड यानी कि बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये जो कलर होते हैं दोस्तों ऐसे क्रम में बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों जो बैगनी कलर होता है उसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है दोस्तों वो 3900 होती है। जो बैगनी कलर का तरंग दैर्घ्य होता है इसका जो तरंग दैर्घ्य होता है वो 3900 होता है। इसकी तरंग दैर्घ्य कम होने के कारण यह बहुत ही अधिक फैल जाती है और यह दूर तक दिखाई नहीं देती है। और जो लाल रंग होता है दोस्तों उसकी तरंग दैर्घ्य 7800 एंगस्ट्रॉम होती है, जिसके कारण वह दूर तक दिखाई देता है और यह लाल कलर जो होता है बहुत ही कम फैलता है। तो चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते होंगे जो रेड कलर होता है वो बहुत ही कम फैलता है, इसीलिए हम लोग जो खतरे का निशान होता है या लेजर लाइट होती हैं उनमें लाल कलर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यह बहुत कम फैलता है और बहुत ही अधिक दूर तक जाता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि मैं पहले बताया हूँ कि यदि एक ग्लास प्रिज्म से एक सफ़ेद रे गुजरती है तो वह 7 रंगों में बढ़ जाती है। और दोस्तों जैसे ही 7 रंगों को अगर एक ग्लास प्रिज्म से अगर क्रॉस करवाते हैं तो वो एक सफ़ेद रे में बदल जाती है। यानी इसका तात्पर्य यही है दोस्तों, 2 ग्लास प्रिज्म को हम लोग जोड़कर उसमें से एक सफ़ेद किरण पास करवाएं तो टकराने के पश्चात ही सफ़ेद किरण ही पास होगी, क्योंकि जो बीच में जो कार्यक्रम होगा वो तो रेनबो की तरह हो जाएगा क्योंकि 7 रंग में बटेगा। लेकिन फिर 7 रंग क्या होगा, ग्लास प्रिज्म से टकराएगा और लास्ट में एक सफ़ेद रे यानी कि वाइट रे बाहर निकलेगी, सफ़ेद रे बाहर निकल जाएगी। ये भी आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। आप ये सब याद कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में ये कई बार पूछता है। तो अब हम देखते हैं दोस्तों कि रेनबो क्या होता है, जिसे हम इंद्रधनुष भी कहते हैं। तो दोस्तों जैसा आप फिगर में देख रहे हैं ये एक रेनबो है। जो रेनबो बनता है दोस्तों वो कब बनता है आपको मैं टाइम बता देता हूँ, जैसे कब कब बन सकता है। एक जो पहला होता है रेनबो वो मॉर्निंग में बन सकता है दोस्तों, यानी कि सुबह के समय बन सकता है। और दूसरा शाम के समय यानी कि इवनिंग के समय बन सकता है दोस्तों। लेकिन कभी भी जो दोपहर में होता है रेनबो, दोपहर में नून के समय यह नहीं बनता है। यह दोपहर के समय रेनबो नहीं बन सकता है दोस्तों। यदि सूर्योदय इससे होता है दोस्तों तो वह क्या होगा, अपोजिट बनता है। जो रेनबो होता है वो सूर्य के अपोजिट बनता है। ये कहाँ से होगा, वेस्ट से होगा। यदि वो वेस्ट में है तो क्या होगा दोस्तों, जो रेनबो बनेगा वो ईस्ट में बनेगा। इसका तात्पर्य ये है दोस्तों कि जिधर सूर्य होता है उसके जस्ट अपोजिट रेनबो बनता है। जो रेनबो बनता है दोस्तों वह सूर्य के जस्ट अपोजिट बनता है। और यह कभी भी दोपहर के समय इसलिए बनता है दोस्तों क्योंकि वो जो सूर्य की किरण होती है बिल्कुल सीधे पड़ती है। जब सूर्य की किरण सीधे पड़ेगी दोस्तों तो रेनबो नहीं बनेगा। रेनबो हमेशा विपरीत बनता है, सूर्य के विपरीत। यदि सूर्य इस साइड है तो रेनबो जो बनेगा यहाँ पे बनेगा। और जो सूर्य यदि इस साइड से है, इस साइड मान लीजिए सूर्य है तो रेनबो बनेगा वो इस साइड बनेगा, हमेशा उसके विपरीत बनता है।
चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं। तो कुछ पॉइंट है दोस्तों जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, चलिए हम उसको देख लेते हैं। जब जब सूर्य की किरण वातावरण में उपस्थित वर्षा के बूंद पर पड़ता है तो सूर्य की किरण जो होती है वह 7 रंगों में बढ़ जाती है, जिसे हम, जैसे दोस्तों जब एक प्रिज्म था, जब एक प्रिज्म पड़ते ही किरण कितने 7 रंगों में बढ़ जाती थी, वैसे ही अगर एक बारिश की बूंद पे एक किरण पड़ती है सूर्य की किरण, तो क्या करती है 7 रंगों में बढ़ जाती है। क्योंकि जो बारिश का बूंद होता है वो भी किस टाइप से होता है, वो भी एक ग्लास प्रिज्म की तरह ही होता है। जो वर्षा की बूंद होती है एक कांच प्रिज्म की तरह ही कार्य करती है। जो इंद्रधनुष बनता है दोस्तों वो सूर्य के हमेशा विपरीत दिशा में बनता है। ये आपको मैं पहले ही बता दिया हूँ दोस्तों, सो आप लोग तीनों पॉइंट नोट कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों जो इंद्रधनुष होता है वह कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों जो इंद्रधनुष होता है वह 2 प्रकार का होता है, एक प्राथमिक और एक द्वितीय। जो प्राथमिक होता है दोस्तों उसे हम प्राइमरी, जैसे प्राइमरी जो कहते हैं, प्राइमरी इंद्रधनुष होता है वह कैसे होता है। तो प्राइमरी इंद्रधनुष में दोस्तों 2 अपवर्तन होता है और एक पूर्ण पर्यावर्तन होता है। मतलब दोस्तों मान लीजिए और यदि कोई किरण ऊपर से आ रही है, मान लीजिए सूर्य है, यह सूर्य है, ये तो सूर्य की किरण ऊपर से मान लीजिए आ रही है, तो ये क्या होगा, सबसे पहले इस प्रिज्म जैसे जो बारिश की बूंद होगी उस पर अंदर जाएगा, मतलब ये क्या होगा पहला अपवर्तन। यहाँ पे मान लीजिए ये क्या हुआ पहला अपवर्तन। अब यहाँ से मान लीजिए इस पॉइंट पे पड़ेगा, तो ये क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा पर्यावर्तन होगा दोस्तों जी, यहाँ पे होगा पर्यावर्तन होगा। लेकिन दोस्तों जैसे ही यहाँ पे इसमें एंटर करेगा, पहला बारिश की बूंद में जब एंटर करेगा तो वह 7 रंगों में बढ़ जाएगा। वो क्या होगा 7 रंगों में बढ़ जाएगा। तो ये जो 7 रंग पड़ेंगे दोस्तों वो क्या होगा ऐसे ऐसे पड़ेंगे, और जो ब्लू वाला वो नीचे होगा। जैसे ही दोस्तों यह 7 रंगों में बटा, अब क्या होगा यहाँ से एक अपवर्तन होगा, यहाँ पे फिर दोबारा पर्यावर्तन हो गया, ये क्या होगा फिर 7 रंग क्या होंगे पर्यावर्तित हो जाएंगे यहाँ से, क्योंकि ये क्या है चिकनी सतह है, चिकनी सतह होने के कारण क्या होगा यह पर्यावर्तन होगा। अब जैसे ही ये 7 किरण ऐसे बिखरेंगे दोस्तों, जो ये 7 किरण बिखरेंगे, तो जो सबसे आगे जो किरण होगा दोस्तों ये वाला, ये क्या होगा यह एक कोण पे बनेगा। जो ये कोण बनता है दोस्तों वो कितना होगा 42 डिग्री का, 42.5 डिग्री का आंखों पे जो कोण बनता है दोस्तों, जो हमें दिखाई देता है वो 42.5 डिग्री का बनता है। यानी दोस्तों जो पहला जो जैसे जो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है उसमें क्या होता है 2 अपवर्तन, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे 2 अपवर्तन होता है और एक पूर्ण पर्यावर्तन होता है। जैसे देख लेंगे दोस्तों आप फिगर में कि जो बारिश की बूंद है, जो किरण है बारिश की बूंद में एक बार यहाँ से घुसी और एक बार यहाँ से निकलती है, तो 2 बार अपवर्तन और एक बार पूर्ण पर्यावर्तन होगा दोस्तों। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। और एग्जाम में कई बार पूछा है दोस्तों कि जो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है जो आदमी देखते हैं वो कितने डिग्री पे देखते हैं, तो 42.5 एंगल पे ही उसे देखा जाता है। चलिए दोस्तों मैं आपको दूसरा बना के दिखा देता हूँ। तो ये मान लेते हैं दोस्तों कि यह द्वितीय है, यानी सेकेंडरी रेनबो कैसे बनता है दोस्तों। तो दोस्तों जो सेकेंडरी रेनबो होता है उसे मैं आपको बता देता हूँ कैसे बनता है। यदि मान लीजिए कोई किरण यदि नीचे से मान ली जाती है, यदि कोई किरण है अगर ऐसे जा रही हो, मान लीजिए दोस्तों कि यह एक ऐसे किरण जा रही हो इस साइड से, मान लीजिए सूर्य यहाँ पे है और यहाँ से मान लीजिए किरण जा रही है, तो दोस्तों जब यहाँ से जाएगी तो क्या होगा, ये जब पहली बार घुसेगी तो ये क्या होगा पहला अपवर्तन। मान लीजिए अब यहाँ पे जाने के बाद दोस्तों ये क्या होगा यहाँ से ये ऐसे पर्यावर्तित होगा, ये भी मान लीजिए पहला पर्यावर्तन और यहाँ से फिर पर्यावर्तन होगा दोस्तों। जैसे जैसे यहाँ पे दूसरा परिवर्तन होगा, यहाँ पे क्या होगा 2 बार परिवर्तन हो गया और 1 बार अपवर्तन, और यहाँ से जब किरण निकलेगा दोस्तों ये क्या होगा ये दूसरा अपवर्तन, यानी कि यहाँ पे जो होगा दोस्तों 2 बार अपवर्तन और 2 बार पर्यावर्तन होगा, यानी कि 2 बार अपवर्तन और 2 बार पूर्ण
परावर्तन होगा। दोस्तों जो जब यहाँ से यह रेनबो, जैसे मान लीजिए जब यह प्रकाश की किरण यहाँ से घुसेगी तो क्या होगा, 7 रंगों में बटेगी, जो होगा यहाँ से 7 रंगों में बढ़ जाएगी, और यहाँ पे भी जाएगी तो 7 ही रंगों में जाएगी दोस्तों। जैसे अब मान लीजिए यहाँ पर 7 रंगों में जा रही है, और जब यहाँ से बाहर निकलेगी तो भी 7 रंगों में बाहर निकलेगी दोस्तों। 7 रंगों में बाहर निकलेगी। अब दोस्तों जो यहाँ पे किरण पड़ती है, जैसे ही ये किरण आके यहाँ पे पड़ती है तो क्या होगा दोस्तों, ये किसी ना किसी एंगल पे आपको देखते होंगे। आप किसी ना किसी यहाँ पे एंगल, आप एंगल पे ही देखेंगे तो ये जो एंगल बनता है दोस्तों, यहाँ से जो सतह से एंगल जो बनता है यहाँ पे, वो 52 डिग्री का बनता है। यहाँ पे जो एंगल बनता है दोस्तों वो 52 डिग्री का एंगल बनता है। कहीं कहीं 54 भी लिखा होता है दोस्तों, तो ये 54 डिग्री का भी एंगल बनाता है। तो इसमें बस 2 ही चीज़ याद रखना है दोस्तों, जो प्राइमरी में होता है, प्राथमिक में, इसमें 2 अपवर्तन और 1 पूरे परावर्तन, और द्वितीय में 2 अपवर्तन और 2 पूरे परिवर्तन, और इसके एंगल याद रखना है। पहला में कितना डिग्री का एंगल बनता है दोस्तों, 42.5 डिग्री का, और दूसरा में जो बनता है वो 52 डिग्री का बनता है। यह दोनों ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए एक बार हम लोग पॉइंट के हिसाब से इसको देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप पॉइंट के हिसाब से देख रहे हैं, यहाँ पे मान लीजिए प्राथमिक है, यह प्राथमिक इंद्रधनुष है, और यह द्वितीय इंद्रधनुष है। तो प्राथमिक जो होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसमें जो इंद्रधनुष दिखता है वो बहुत ही तेज चमकता हुआ दिखता है। जो प्राथमिक इंद्रधनुष दिखता है वो बहुत ही तेज चमकता है, और इसमें जो लाल रंग होता है वो बाहर होता है, और जो बैगनी रंग होता है वो भीतर होता है। जो लाल रंग होता है दोस्तों वो बाहर होता है, और बैगनी रंग भीतर होता है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, इसको देखने पर 42 डिग्री का कोण बनता है। जैसा कि दोस्तों मैं बताया हूँ कि इसको जब बनता है तो इसमें जो ऑब्जर्वर देखता है, यानी जो आप लोग देखते हैं रेनबो को, वो 42 डिग्री पे देखते हैं। और ये जो लास्ट पॉइंट है दोस्तों, इसमें 2 अपवर्तन और 1 पूरे परिवर्तन होता है। जैसा कि दोस्तों मैं आपको फिगर में बना के दिखाया हूँ, इसमें 2 बार अपवर्तन हो रहा था प्राथमिक में, और 2 बार और 1 बार परिवर्तन हो रहा था। लेकिन जो दूसरा होता है दोस्तों, इसमें देखिए ये क्या होता है, बहुत ही कम चमकता है। दूसरा, इसमें बैगनी कलर जो होता है वो बाहर होता है, और लाल वाला भीतर होता है। यानी सेम टू सेम जो प्राथमिक होता है उसका उल्टा जो होता है द्वितीय होता है। और इसको देखने पर दोस्तों 52.5 डिग्री का कोण बनता है, और इसमें क्या होता है, 2 बार अपवर्तन और 2 बार पूरे परिवर्तन। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा दोस्तों। और जो ये 2 बार अपवर्तन और 2 बार परिवर्तन है, ये मैं फिगर में आपको बना के दिखा दिया हूँ। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए हम आगे देखते हैं। तो दोस्तों चलिए हम आगे देखते हैं, जो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता है ये क्या होता है, यानी वातावरण का अपवर्तन। दोस्तों ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है। अगर पृथ्वी जो होता है दोस्तों, पृथ्वी का एक वातावरण है। वातावरण में कितने लेयर हैं दोस्तों, तो 5 लेयर है। जो वातावरण में लेयर है वो 5 हैं। जो पाँचों लेयर के घनत्व है दोस्तों वो अलग अलग हैं। जैसा मान लीजिए पहला जो लेयर है यह क्षोभ मंडल है, दूसरा लेयर समतापी मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा आयन मंडल, और पांचवा वाद्य मंडल। जो मंडल है दोस्तों सबके अलग अलग घनत्व है, सबके अलग अलग घनत्व है। जब घनत्व अलग अलग है दोस्तों, तो इसकी जो सूर्य जो किरण भेजता होगा, मान लीजिए सूर्य की जो किरण आती होगी वो क्या अलग अलग, मान लीजिए लेयर में अलग अलग उसकी चाल होगी। उसी चाल की वजह से दोस्तों जो वातावरण अपवर्तन होता है यह होता है। इसी चाल के बदलाव के कारण वातावरण अपवर्तित होता है। तो दोस्तों उसे ही हम लोग वातावरण अपवर्तन कहते हैं, क्योंकि सूर्य क्या होता है, पूरे लाइट जो होती है वो कभी धीरे कभी तेज, कभी धीरे कभी तेज, ऐसे सूर्य की किरण आती रहती है। इसी के कारण वातावरण अपवर्तन होता है। तो चलिए दोस्तों हम इसकी कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि बताया हूँ कि जो वातावरण होता है, वातावरण अपवर्तन, वो प्रकाश की चाल के बदलाव के कारण ही होता है। और प्रकाश की चाल क्यों बदलती है, क्योंकि उसके जो अलग अलग परत होते हैं, अलग अलग परत के अलग अलग घनत्व होता है, उसके कारण जो होती है प्रकाश की चाल बदलती है। उसी के कारण दोस्तों वातावरण अपवर्तन के कारण ही क्या होती है, जो आकाश में तारे दिखाई देते हैं वो टिमटिमाते हैं। क्योंकि जो तारे होते हैं दोस्तों उसकी जो प्रकाश होती है
कभी धीरे कभी तेज, कभी धीरे कभी तेज आती रहती है। जो धीरे आती है वो दिखाई नहीं देती, जो तेज होते हैं वो दिखाई देते हैं। इसलिए वो क्या लगते हैं दोस्तों कि वो टिमटिमा रहे हैं, लेकिन वो फिक्स होते हैं दोस्तों। बस उनकी जो चाल होती है वो लेयर के द्वारा जो लेयर बदलते रहते हैं दोस्तों, उसमें जो चाल बदलती है उसके कारण वो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं दोस्तों प्रकाश का फैलाव यानी कि प्रकीर्णन। जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है दोस्तों, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है दोस्तों, यह सेम टू सेम दोस्तों एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के जैसा ही होता है। बस उसमें क्या है दोस्तों, वो लेयर के कारण होता है। इसमें जो वातावरण में धूल मिट्टी के जो कण होते हैं या जो चमकीली सतह होती है उसके कारण प्रकाश का फैलाव होता है। तो दोस्तों जिस प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होती है वो अधिक होती है, अगर वो अधिक होती है दोस्तों तो उसका जो फैलाव होता है वो कम होता है। ये जो प्रकाश का फैलाव है दोस्तों, यह निर्भर करता है किस पे, तरंग दैर्ध्य पे। तो एग्जाम में पूछता है दोस्तों कि प्रकाश का जो फैलाव है या प्रकीर्णन है वो किस पर निर्भर करता है, तो वो तरंग दैर्ध्य यानी फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। तो दोस्तों जिसका फ्रीक्वेंसी अगर अधिक होता है उसका फैलाव कम होता है, जिसकी फैलाव अधिक होता है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होता है। तो दोस्तों बैगनी रंग जो होता है वो अधिक फैलता है, उसका फैलाव जो होता है वो अधिक होता है, क्योंकि उसका तरंग दैर्ध्य कितना होता है दोस्तों, 3900। अब लाल रंग जो होता है दोस्तों, इसका फैलाव कम होता है, क्योंकि इसका जो तरंग दैर्ध्य होता है दोस्तों वो 7800 यानी इसका दोगुना होता है, बैगनी का दोगुना होता है। क्योंकि दोस्तों जब इसका 7800 एंगस्ट्रॉम है मतलब इसका तरंग दैर्ध्य अधिक है, तो इसका फैलाव जो होता है दोस्तों वो कम होता है। और इसको आप फिगर में देख चुके हैं दोस्तों कि जो लाल वाला था वो बहुत ही कम फैल रहा था इसलिए ऊपर था, और जो बैगनी वाला कलर था वो बहुत ही ज़्यादा फैला था तो वो नीचे था। चलिए दोस्तों आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए हम आगे देखते हैं। तो दोस्तों यह क्वेश्चन कई बार पूछा है, आकाश नीला क्यों होता है, यानी आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है, वाई इज स्काई इज ब्लू, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते होंगे, ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, ये मान लीजिए हम पृथ्वी हमारी है, ठीक, और यहाँ पे मान लीजिए सूर्य का किरण है और ये आसमान है, और ये मान लीजिए आसमान है। तो दोस्तों जैसे ही आप जानते हैं यहाँ पे छोटे छोटे क्या है, धूल के कण हैं। यहाँ पे मान लीजिए धूल के जो छोटे छोटे कण हैं दोस्तों, ये क्या करेंगे, यह प्रकाश को फैलाएंगे। तो दोस्तों जैसे ही सूर्य की किरण पृथ्वी पर आती है, जैसे ही सूर्य की किरण पृथ्वी पर आती है तो दोस्तों ये क्या होती है, वाइट होती है, यानी यह सफ़ेद किरण होती है, यह सफ़ेद किरण होती है। तो जब इनसे टकराती है, जो यहाँ पे धूल और मिट्टी की जो कण होते हैं दोस्तों, इनसे टकराने के बाद यह 7 रंगों में बटती है, यह 7 रंगों में बढ़ जाती है। तो दोस्तों जो सबसे अधिक फैलता है, यानी टकराने के बाद दोस्तों जो सबसे अधिक फैलता है वो कौन सा होता है, वो बैगनी होता है। तो वो जो बैगनी कलर होता है दोस्तों, ये क्या होता है, बहुत ही अधिक मात्रा में फैल जाता है, बहुत ही अधिक मात्रा में ये क्या होगा, बैगनी फैल जाएगा। और जो लाल किरण होती है दोस्तों, जो बाकी किरण होती है वो थोड़ा कम फैलती हैं, तो ये क्या होती है, धीरे धीरे नीचे आ जाती हैं या पृथ्वी पर आ जाती हैं, जिसके कारण दोस्तों क्या होता है, आसमान नीला दिखाई देता है। क्योंकि बैगनी का जो बैगनी कलर होता है दोस्तों वो क्या होता है, वह बहुत ही अधिक फैलता है क्योंकि उसकी फ्रिक्वेंसी कम होती है। इसकी हेडिंग पढ़ लेते हैं दोस्तों। जो आकाश नीला दिखाई देता है वो क्यों दिखाई देता है, तो वातावरण में बहुत ही अधिक मात्रा में धूल के कण उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैं बताया हूँ, वातावरण में बहुत ही अधिक धूल के कण उपस्थित होते हैं, जिनके कारण जो प्रकाश की किरण होती है इन पे पड़ते ही 7 रंगों में फैल जाती है, और उनमें से बैगनी रंग जो होती है वो अधिक फैलती है क्योंकि उसका तरंग दैर्ध्य कम होता है और बाकी कलर कम फैलते हैं। तो जो बैगनी रंग फैलती है दोस्तों, उसी के कारण क्या है, आकाश जो होता है नीला दिखाई देता है। तो दोस्तों यह भी एग्जाम में कई बार पूछा है कि सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। ये दोनों एग्जाम में कई बार पूछता है दोस्तों कि ये आसमान नीला क्यों दिखाई देता है और सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। तो दोस्तों जो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय
जो किरण होती है वो बहुत ही दूर से आती है, क्योंकि उन्हें लंबा दूरी तय करना पड़ता है दोस्तों, जिसके कारण जो बाकी रंग होते हैं दोस्तों वो उसी में फैल जाते हैं, उधर ही रुक जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। और जो लाल रंग होता है उसकी तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, जिसके कारण वो पूरे दूर तक हमारी पृथ्वी तक आ जाती है। इसीलिए जो सूर्य होता है दोस्तों वो लाल दिखाई देता है।